नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सियासत करने वालों में परिपक्वता आई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नई संसद का उद्घाटन 28 मई को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन का निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, लेकिन राहुल गांधी को यह मंजूर नहीं है। राहुल की माने तो नई संसद का फीता राष्ट्रपति को काटना चाहिए। अब ये बात राहुल क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस से हम आगे चर्चा में लेंगे, लेकिन बीजेपी के भी अपने तर्क हैं। बीजेपी को लगता है 2024 के चुनाव में जाने से पहले नई संसद भवन उसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आखिर क्या है नई संसद के पीछे की सियासत, आज करेंगे इस पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। काउंटडाउन जारी है। इतिहास को बनते देखने की बारी है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए संसद भवन का दरवाजा खुलेगा। लोकतंत्र की जननी को नई संसद मिलेगी, यानी 7 दिन बाद 28 मई को पीएम मोदी अपने सबसे प्रिय ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले ही सियासत का सप्तक राग तेज हो गया है। राहुल गांधी को ये पसंद नहीं कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। यानी राहुल गांधी को यह पसंद नहीं कि जिस हस्ती के हाथ में 140 करोड़ लोगों की कमान है, वो नई संसद का फीता काटे। जिस पीएम ने नई संसद की कल्पना को साकार किया, वो उद्घाटन करे। कांग्रेस की सियासत पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले तो नए संसद भवन से ही कांग्रेस को परहेज था और अब उद्घाटन पर आपत्ति है। नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। माननीय स्पीकर लोकसभा ने उनको बुलाया, आपको मालूम है, आमंत्रित किया है। तो राहुल गांधी कभी ना कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। संसद के नए भवन का निर्माण 2021 के जनवरी में शुरू हुआ था। 28 महीने में इमारत बनकर तैयार हो गई। समय समय पर खुद पीएम मोदी ने इसके निर्माण के काम का जायजा लिया। 30 मार्च को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भवन को देखने गए थे। वो 1 घंटे रुके और अधिकारियों से निर्माण की जानकारी ली। नई संसद को लेकर सियासत पुरानी है। जब इसके निर्माण की खबर ही आई थी कि कांग्रेस के रणनीतिकार और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उसी साल निशाना साधा। और जब चंद रोज पहले ये खबर आई कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर नई संसद का उद्घाटन किया जाएगा, तो भी वो पीएम पर प्रहार करने से बाज नहीं आए। 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक, तस्वीर सब कुछ बयां करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। 18 मई को जब नई संसद के उद्घाटन की खबर आई तो कांग्रेस के ही नेता मनीष तिवारी एक कदम और आगे बढ़ गए। सवालों की बौछार करते हुए मोदी सरकार से कई सवाल दाग डाले। क्या हमें संसद के नए भवन की जरूरत है या फिर काम करने वाली संसद की? 1952 से 1971 तक संसद हर साल करीब 120 दिन चलती थी। आज वो आंकड़ा 60 से भी कम है। आज जब भी संसद चलती है, सत्ता पक्ष इसमें रुकावट डालता है। कांग्रेस के सवाल जवाब को बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री बेमानी बताते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी नई संसद को संकल्प से सिद्धि की जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं। संकल्प से सिद्धि किस तरह हो सकती है, इसका एक जीता जागता प्रमाण है। और उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि का सबक पूरे दुनिया को दिया है, पूरे देश को दिया है, उसकी ये नई संसद भवन जो है उसका एक जीता जागता प्रमाण हो। ये देश का दुर्भाग्य है कि अच्छे काम में भी सियासत होती है। लेकिन इससे इतर आपको बता दें कि नया संसद भवन पुरानी इमारत से एकदम अलग और अनूठा है। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। यानी देश को 96 साल बाद एक नई सौगात मिलने जा रही है। मौजूदा संसद भवन को 1927 में बनाया गया था। 1927 से 2023 के इस सफर में भारतवर्ष में कई सियासी पन्ने पलटे गए, लेकिन सियासत की सांप सीढ़ी के खेल के बीच फिलहाल तो देश को नई संसद भवन का बेसब्री से इंतजार है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं। कीर्ति आजाद प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ हैं। मलुक नागर सांसद बीएसपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन शुरुआत अलका लांबा जी के साथ ही कर लेते हैं। अलका जी, ये क्यों ऐसा राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए, उनको उद्घाटन करना चाहिए, तो ऐसा क्यों? देखिए, आज सबसे पहले देश के सबसे युवा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपनी आगे को बात को रखती हूँ। बात यह है कि संसद का भवन का उद्घाटन 28 मई को हो रहा है और वो देश के प्रधानमंत्री करें, इसकी बजाय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी। और कांग्रेस का ये मानना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश की प्रथम नागरिक उड़ीसा के आदिवासी समाज से आने वाली महिला राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। हमारा तो ये छोटा सा सुझाव है, इसमें इतना बौखलाने की भाजपा को जरूरत क्या है? हमने सुझाव पहले भी दिया था, जब बीच कोरोना महामारी में लोगों को ऑक्सीजन नसीब नहीं थी, अस्पताल में बेड नसीब नहीं थे, तब संसद का नया भवन बनाने को प्राथमिकता दी गई थी। उस समय बजट बना था 977 करोड़, आज वो बजट पहुंच गया बनते बनते 1250 करोड़। तो हमने तो तब भी कहा था कि जब देश में गरीबी है, महंगाई और बेरोजगारी में आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तब तक ये संसद भवन की नहीं, उन्हें रोजगार की, गरीबी से ऊपर उठाने की और उनको जो है जो मुफ्त राशन पे निर्भर है उनको आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। प्राथमिकताएं तय करनी थी, लेकिन उस समय भी नहीं सुना गया। लोकतंत्र है, अभी भी नहीं सुना जाएगा। मुझे मालूम है देश में शौचालय का उद्घाटन हो, एक सेकंड लाइन पूरी करियो, देश के शौचालयों का उद्घाटन हो, रेल को हरी झंडी दिखाने की बात हो या नियुक्ति पत्र जॉब के बांटने हो, सारा काम प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से करना चाहते हैं। लेकिन ये संसद भवन है, संरक्षक है देश के राष्ट्रपति, उनका सम्मान होना चाहिए। वो दलित आदिवासी समाज से आती है, महिलाएं, प्रथम नागरिक है। हमारी ये एक सुझाव है, उसको मानना ना मानना लोकसभा स्पीकर और सरकार के हाथ में है। ठीक है। एक चीज पहले मैं इसमें पूछना चाह रही हूँ आपसे। आपने कहा कि प्राथमिकता तय होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये प्राथमिकता तय क्यों नहीं की? आज आप आदिवासी, दलित, महिला सारी बातें कह रहे हैं। जब उनके नाम का प्रस्ताव हुआ, जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था राष्ट्रपति पद के लिए, उस वक्त कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने अपनी मार्गरेट आल्वा ईसाई समुदाय धर्म से अल्पसंख्यक को एक लोकतांत्रिक तरीकों को जिंदा रखते हुए चुनाव में उतारा था। लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव होता है, पार्टी के भीतर में भी हुआ। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित समाज से आते, कर्नाटक से, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर कोई भी हो, लोकतांत्रिक तरीकों से हमारी राष्ट्रपति चुनी गई है, हम उसका सम्मान करते हैं। आज उसी सम्मान को आगे बढ़ाने की बात श्री राहुल गांधी जी ने की है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो महामहिम महिला आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति जी देश के प्रथम नागरिक के हाथों से होना चाहिए। मैम, आपके ही नेताओं को अधीर रंजन चौधरी का बयान तो याद होगा, आप सम्मान की बात आपने कही तो उनका बयान मुझे याद आ गया। खैर, उस पर ना जाते हुए मैं जरा ये समझना चाह रही हूँ, ठीक है, से आते हैं, शब्दों के चयन में उनसे हुआ था गलती, माफी मांगी थी, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं, मुझे पता था। ठीक है मैम, मुझे ये बता दीजिए कि आपने कहा कि ये राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, इसको लेकर आपने कोई पत्र, क्योंकि ये भी एक तय प्रोसेस के तहत हुआ, लोकसभा अध्यक्ष ने बाकायदा निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा, उन्होंने ये स्वीकार किया। ऐसा विपक्ष आपने क्या कोई चिट्ठी, कोई लेटर इससे पहले भेजा, या सिर्फ बयानों के तीर इसलिए कि कुछ फायदा हो पाए? नहीं, देखिए, आज सुबह ही हमें ये खबर मिली कि लोकसभा स्पीकर ने राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करके प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन के लिए बुलाया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज सुबह जैसे ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को जानकारी मिली, कांग्रेस को जानकारी मिली, हमने अपना स्टैंड ट्विटर के माध्यम से रखा है, जिसमें पूरी चर्चा भी अब शुरू हो चुकी है और संदेश लोकसभा स्पीकर से प्रधानमंत्री जी विपक्ष भी ट्विटर पे ही खेलेंगे। मतलब सरकार का अपोज करना है तो सिर्फ एक ट्विटर जरिया है, मतलब आप सोशल मीडिया के आधार पर ही आप लोग चलते रहेंगे। उसके लिए आपने क्या कोई चिट्ठी, कोई पत्र लोकसभा अध्यक्ष को लिखा जिसमें आपने अपनी मांग कही हो? अभी तक सुबह आपने कहा ना, शाम हो गई है। आज सुबह की बात है, रविवार का दिन है, 21 मई है, शहादत का दिवस है राजीव गांधी जी का। सुबह 6 बजे से आप समाधि पर देख रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी हमारे लिखने ना वजह से राष्ट्रपति जी के सम्मान में कोई कमी रहती हो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी विपक्षी दल इस बात को लिखित में भी आज शाम या कल तक जरूर दे देंगे। एक बात बताइए ट्विटर पर लिखना तो इतना आसान है, एक पत्र लिखना जिसमें आपकी ये मांग है उसको अगर लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचाना है तो उसमें क्या, उसमें इतना सोचना क्यों?
ट्वीट करते समय तो कल नहीं सोमवार सोचा थे, होगा। पहुंचा दिया जाएगा। आपके सुझाव का मैं सम्मान करती हूं, और अगर आपको लगता है पत्र ना लिखने की वजह से संदेश नहीं पहुंचा है, तो पत्र लिखकर भी संदेश पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो बात बड़ी है वो ये है, पत्र लिखा नहीं लिखा, टीवी पर आपने मैंने डिबेट की या नहीं की, बात यह है कि संसद भवन के संरक्षक जो हैं, तीनों सेनाओं की प्रमुख जो हैं, देश की प्रथम नागरिक जो हैं, वो आदिवासी समाज से आती हैं, वो महिला हैं, और जो आरएसएस भाजपा पे आरोप लगते रहे हैं कि वो महिला विरोधी हैं, यहां पर भी वो ऐसा ना करके उसको प्रमाणित करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात यह है कि यहीं से आप चैनल पर डिबेट के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती है कि इसका तरीका मेन जो है, अगर आप ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं, नहीं मुझे तो नहीं, पत्र हमें लिखने को जानकारी है। है। आप बकायदा एक ट्वीट करके केवल एक पार्लियामेंट में की, संसद में की, करते हैं, वो आपने कर दिया। उसके बाद अब आप कह रही हैं, खैर चलिए अच्छी बात है कि अगर आप पत्र आप इसके बारे में सोचेंगे। बहुत कुछ होना है, अभी मीटिंगें भी हो सकती है। सही, ठीक है, सही जफर इस्लाम से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सही जफर इस्लाम, देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस पे राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। सच पूछिए तो आपने सही सवाल उठाया। आज ये राष्ट्रपति जी के बारे में जिस तरह से बात कर रहे हैं, कल को इनको मौका था उनको समर्थन देने का, तो इन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। और खाली बर्तन जब आवाज करता है ना, जैसे आवाज करता है वैसे खाली बर्तन, इसलिए कि कंटेंट तो है नहीं, ये खोखले तो हैं सामने। इनको जो जब करने की आ रही थी तो उस वक्त तो किया नहीं, और आज ये बार बार राष्ट्रपति जी उड़ीसा से आती हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, ये सब कहने की आज जरूरत उनको पड़ रही है। जब एक्चुअली उनको समझना चाहिए था तब तो भूल गए। मार्गारेट अरवा को लेकर आ गए कि हमारे पार्टी की हैं, हम कैसे एक ऐसी महिला को सपोर्ट करेंगे, हम तो जो मंत्री रहे हुए महिला सालों साल मंत्री रहे उनको सपोर्ट करेंगे, ये सब देखा गया। देखिए, हकीकत तो ये है, इस पर राजनीति करने का कोई दरकार नहीं है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ये दिखाता है कि हम आजादी से छुटकारा मिलने का एक प्रतीक है। देशवासी के लिए गर्वान्वित होने का मौका मिला है। देश गर्वान्वित है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जिन्होंने शिलान्यास तो करते थे, लेकिन कभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट, एक मिनट बहुत समय उनको दिया, ठीक है, बहुत कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट। काउंटर सवाल, ऐसा थोड़ी कि मैं दूसरे से पास जा रही हूं। नहीं, तो ये अपने एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी, बताइए ना। ठीक सर, मैं काउंटर सवाल इस पर पूछना नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज कर लीजिए, आप कर ले, फिर मैं जवाब देता हूं। ठीक है, इसके साथ ही अपनी बात भी रख लीजिएगा जफर इस्लाम जी। कर लीजिए आप काउंटर सवाल। आप ये कह रहे हैं कि देश का सम्मान बढ़ा है नए संसद भवन के बनने से, तो नया संसद भवन बने और उसमें जनता के मुद्दे ना उठे तो क्या इससे सम्मान बढ़ेगा? 1952 से 1971 तक संसद हर साल करीब 120 दिन चली और वो आंकड़ा 60 से भी कम है। ये कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, इस पर तो सर जवाब बनेगा, आपसे ही बनेगा और आपको ही देना होगा। बिल्कुल जवाब देता हूं, बिल्कुल जवाब देता हूं। इसमें कोई जवाब नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस पर मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूं। वो पहले एक दो बात मैं कहना चाहता था कि देखिए, ये हकीकत है, आज जो विकास हो रहा है, जो आत्मनिर्भर देश बन रहा है, जो इस स्वाभिमान की बात है, देश की स्वाभिमान की बात है, ये इसका प्रतीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी को ये दिखता नहीं। एक राजनीति, हर चीज में वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जो सवाल आपने उठाया, भाई ये 120 क्या 140 दिन चले, हमें हमारे लिए तो अच्छा होगा। और संसद इसीलिए है कि वहां पर जनता की हर वो चीजें जो जायज चीजें हैं, जनता की चीजें रखनी चाहिए, ताकि एक आम नागरिक को उसका फायदा पूरा पहुंचे। जो कानून बनने चाहिए, जो लेजिस्लेशन बनना चाहिए, वो वहां बने, ताकि उसका फायदा डायरेक्ट जो है फायदा देश की जनता को। लेकिन अगर वहां नारेबाजी होगी, वहां पर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप डिसरप्शन करेंगे, आप डिसरप्टिव अप्रोच करेंगे, आप डेली प्लान बना के आते हैं कि आज संसद नहीं चलने दिया जाएगा, और ये अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली लोग मिसल में जाते हैं, सीटी में जाते हैं, डांस करते हैं। अब तो आरोप आपकी गवर्नमेंट पर भी लगते हैं कि आप लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से नारेबाजी हो रही है। अगर वो ये प्लान बना भी रहे हैं तो आपके पास प्लान क्या है? और अगर संसद नहीं चल पा रही है तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर नाकामी आएगी तो वो सरकार की नाकामी में गिना जाएगा। सर, इसमें क्या मैं ये गिनूं कि विपक्ष ज्यादा अच्छा है, उसने पूरी रणनीति बना ली संसद ना चलने की और ना चल पाए? सर, एक स्कूल भी अगर एक टीचर चाह ले तो वो चलेगा, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे वहां शोर मचा रहे, लीजिए हम कैसे चलाएं स्कूल। बिल्कुल, देखिए फर्क इतना है कि यहाँ पर ये पार्लियामेंटेरियन है, यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, एक ट्रेजरी बेंच के हैं और दूसरे ऑपोजिशन बेंच के। लेकिन ऑपोजिशन बेंच का कोई भी
अगर सदस्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वहां आवाज उठाता है और वेल पे जाके चिल्लाता है और जो वहां पर टेबल पे जहां पर बैठते हैं सेक्रेटरी उस पे जाके खड़े होकर डांस करता है, पेपर फाड़ के फेंकता है, ऐसे डिसरप्टिव अप्रोच के साथ क्या आप पार्लियामेंट चला सकते हैं? कोई मुद्दा रख सकते हैं या आप इस पे कोई चर्चा कर सकते हैं? हकीकत तो यह है कि जो बिजनेस एडवाइजरी मान के चले कि संसद नहीं चलेगी, नया मंदिर जरूर बन जाएगा, नया संसद भवन जरूर हाईटेक बन जाएगा, लेकिन जनता के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। अर्पिता जी बिल्कुल उठेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो डिस्कशन होता है, जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है कि इतने सारे सब्जेक्ट उठाना जो उठने हैं, उसके बाद उससे डेविएट करना ये अपोजिशन को क्या भाता है? आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस कर लेते हैं कि ये इश्यूज उठाएंगे, ये इस पर चर्चा, टाइम भी एलोकेट हो जाता है कि 12 घंटे 4 घंटे इस दिशा में भी सोचा आपने सब कुछ। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है। आप अर्पिता जी मैं ये कह रहा हूं कि हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे पार्लियामेंट चले। हम हर मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते हैं, हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले ताकि ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेशन बने और देश की जनता और देश मजबूत हो। लीजिए सर, जनता भी यही चाह रही है, आप भी यही चाह रहे हैं। हमने तो चाहकर आपको वहां तक पहुंचा दिया, उस चाहने के बाद भी अगर आप वहां बैठकर चाह रहे हैं तो ये चाह सर बहुत मुश्किल है इस चाह के बारे में बात करना। खैर चलिए, अब आपसे जवाब लूंगी। अलका जी जरा जल्दी से मैं कीर्ति आजाद और मलूक जी को भी चर्चा में जोड़ दूं। से सवाल पूछिए। ठीक, फिर मैं आती हूँ आपके पास। अलका जी अपनी बात आप रख लीजिएगा। कीर्ति आजाद। धन्यवाद अर्पिता जी। ये जिस तरीके का विवाद सर आवाज पहुंच रही हो तो मैं सवाल पूछूं? अवश्य, पूरी तरह से पहुंच रही है, बताइए। जिस तरीके का ये विवाद चल रहा है, राहुल गांधी का ये बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं, इस पर आपका टेक? मैं तो ये सोच कर आया था कि शायद 2024 में बात होगी, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे जो पता लगा अपने पार्टी से कि 2024 के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपने जब पूछ लिया तो संविधान के रखवाला, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति रहते हैं। जितने भी कानून संसद में बनते हैं वो सभी राष्ट्रपति के पास जाते हैं, फिर वहां से अनुमोदित होकर आते हैं, तभी वह कानून माना जाता है। जब भी कोई सत्र शुरू करना होता है तो राष्ट्रपति की तरफ से चिट्ठी आती है कि कृपया सत्र फलाने डेट से फलाने डेट तक कराया जाए। मुझे इस चीज की तो क्या कहूं, आपत्ति कहूं या नहीं कहूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस पार्लियामेंट में दोनों सदन चलते हैं। देश के कानून गरीबों के लिए, देश की 140 करोड़ जनता के लिए वो यहीं से बनते हैं, और जो भी बनते हैं आपको जैसे कहा वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए टेक्निकली तो यह राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए था। दूसरा, एक तय भी जो दिन किया है वह ऐसे विवादित व्यक्ति के ऊपर किया है जो ये लोग मानते हैं कि बहुत ही बड़े राष्ट्रभक्त थे और कुछ लोग मानते हैं कि वो राष्ट्रभक्त न थे। ऐसी परिस्थिति में संसद, जो हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर है, उसमें ऐसे विवादित लोगों के जन्मदिन के ऊपर ना रखा जाए। दूसरा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हाँ, राष्ट्रपति का अपना स्थान होता है, लेकिन अगर स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री को बुलाया है, प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहा हूं, कितना जबरदस्त फोटोग्राफर पोजीशन पे खड़े हैं, वह ढूंढने के लिए गए हैं, वह पूरा पार्लियामेंट देखने के लिए गए हैं और जगह जगह से उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, तो यह स्वाभाविक था और पहले से ही मालूम था कि इसका अगर उद्घाटन करेंगे तो प्रधानमंत्री जी करेंगे, राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे। ठीक है, जरा मलूक जी से भी मैं रिएक्शन ले लूं, फिर जफर इस्लाम जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। मलूक जी, आपका टेक? आ रही हो अलका लंबा? आ रही जी हाँ अर्पिता जी, पहले तो ये कि मैं सांसद हूं और मेरे से संबंधित सब्जेक्ट है, मुझे थोड़ा सा समय देना प्लीज, क्योंकि हमारे जफर इस्लाम साहब बैठे हैं, वो भी सांसद हैं, और जो दूसरे साथी हमारे कीर्ति आजादी सांसद रहे हैं, और वो जो कांग्रेस की प्रवक्ता है अलका लांबा जी, शायद वो सांसद नहीं रही हैं। तो ये जो आज चर्चा हो रही है, और माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी को आना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रपति जी के साथ अगर उपराष्ट्रपति जी आ जाएं तो क्या नुकसान है, और अगर जो सारे सांसद हैं उनको भी बुला लें तो क्या नुकसान है। तो क्या जो स्पीकर साहब ने इनविटेशन दिया उसमें राहुल गांधी जी ने जो संशोधन किया कि राष्ट्रपति जी भी आ जाएं, तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को उपराष्ट्रपति जी को भी बुलाना चाहिए और सारे सांसदों के लिए भी कहना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग वहां बैठते हैं।
मैं काफी देर से चर्चा देख रहा हूं कि पहले ये हुआ कि ये पार्लियामेंट दूसरा नहीं बनना चाहिए था, बड़ा नहीं बनना चाहिए था, तो हमें जाना पड़ेगा। ये 1917 में इसकी संसद की बनने की शुरुआत हुई, 1926 में पूरी बिल्डिंग बनी, 1927 में पहला सेशन इसमें आया। जब देश की आबादी कितनी थी, और आज देश की आबादी 140 करोड़ है। 1947 में करीब 35 करोड़ 40 करोड़ के आसपास थी, वो भी दो जगह देश चला गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो एक्चुअल में जरूरत तो थी, अगर कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है कि नई संसद की जरूरत नहीं थी, तो वहां बैठे हुए लोग जितने ज्यादा होंगे और जितनी ज्यादा अपनी सोच और विचार को रखेंगे और देश हित और जनहित के लिए जितना काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी बात आती है कि आज के तारीख में संसद का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति जी, तो उपराष्ट्रपति जी भी हों और सारे समझ गए भी सर। हों। यानी इसमें आप मतलब जितने सांसद हैं यानी आपको भी बुलाया जाए। अभी सब नहीं, अर्पिता जी एक चीज और रह रही है कि पहले ज्यादातर जो मैं देखता हूं, जो हमको 18-20 लाख लोग अधिकृत करके भेजते हैं, जाओ आप संसद में जाओ और हमारे हक हुकाकों को हमारे दी हुई ताकत के दम पे देश के लिए और जनहित के लिए काम करो, और वहां पार्लियामेंट चलती नहीं है। तो वहां पे पहले ज्यादातर विपक्ष के लोग, हम भी विपक्ष में हैं, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट में काम करना चाहते हैं। मेरे 688 पार्टिसिपेशन से हमेशा नंबर 1 और नंबर 2 पे मैं पार्लियामेंट में रहता हूं। तो अब की 6 महीने से पीछे कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, बीजेपी वाले भी खड़े हो जाते हैं। तो दोनों ही जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट को चलने दे और देश हित और जनहित में काम हो। और देश की गाड़ी कमाई की जो पैसा है लोगों का, उसका जो पैसा वेस्ट हो रहा है, ये बहुत ही ये समझो कि एकदम सही बात नहीं है एकदम। ठीक है जफर इस्लाम से जरा इस पर, क्योंकि आपसे ही सारे सवाल पूछे गए, उसके बाद अलका लांबा मैं आ रही हूँ आपके पास भी। जफर इस्लाम, देखिए, जहां तक गुल्लुक साहब जो कह रहे हैं कि नागर साहब के रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेजरी बेंच की, अपोजिशन की, मैं मानता हूं और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर अपोजिशन इररिस्पॉन्सिबल हो जाए, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जिनका मकसद ही डिसरप्शन हो, आज जैसे मैं कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस कहती है कि नहीं जरूरत थी, अब वो डिंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं जरूरत थी पार्लियामेंट की। आप जरा 2013 के जयराम रमेश की ही नोट देख लीजिए, जब उनकी सरकार थी, कि पार्लियामेंट की जरूरत, उन लोगों ने इस बात को दोहराया है, नोट भी बनाया कि पार्लियामेंट की जरूरत थी और जरूरत है भी। आज हमारे 800 से ज्यादा जो चुने हुए जो एमपीज होंगे उनको बैठने की जगह होनी चाहिए। जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, जाहिर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बढ़ेंगे, एक समय आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट भी बढ़ेगी तो बैठने की जगह भी होनी चाहिए। आज कितनी मुश्किल से लोग बैठ पाते हैं, एक सीट पे 2 लोग 4 लोग बैठते हैं तो ऐसे बैठना पड़ता है। जाहिर जगह थी, कई जगह से क्रैक आ गया, कई जगह से सीपेज हो रहा है। तो आप इस इतने बड़े देश को, दुनिया में जिसके बारे में जाना जाता है, जिसके प्रधानमंत्री को अमेरिका के बारे में कहते हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल, वो कहता है आप इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे आपके डिनर जो व्हाइट हाउस पे रख रहे हैं उसको, उसके लिए इतनी ज्यादा डिमांड आज तक हमने कभी इतिहास में व्हाइट हाउस में नहीं देखा। अरे आपको गर्व होना चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के बारे में सोचता है और देश के स्वाभिमान को कितना आगे बढ़ाता है। ऐसे में इसी दिन उद्घाटन, ये संयोग है या प्रयोग है सर? देखिए ये सहयोग है, और ये जो अभी तक ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है, लेकिन जो भी आएगा प्रोटोकॉल होगा वो बाद में, जैसे जो स्पीकर साहब ने इनवाइट किया है, प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया, प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा है, लेकिन इसके डेट, प्रोटोकॉल, ये सब बाकी में जब जैसे जैसे ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो ज्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। लेकिन इस तरह की गलतफहमी फैलाना जो है ना वो गलत है। हमें तो फोकस करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश में एक अपना आत्मनिर्भर देश बन रहा है, एक अपना पार्लियामेंट है। आजादी के बाद वो जो हम जो जकड़े हुए थे, वो गुलामी के जकड़े हुए पन से हम निजात पा रहे हैं। ये अपने आप में कितना स्वाभिमान वाली बात है, गर्व करने वाली बात है। कैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैसा सोचते हैं कि गर्वान्वित नहीं होना चाहिए। पूछा गया
कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पे 10 साल के कार्यकाल में संसद कितना चला, जवाब मिलता है कि हर साल 120 दिन चला। और जब भाजपा के कार्यकाल में पूछा जाता तो पता लगता आधा 60 दिन भी नहीं चला। उस समय आपको मालूम है कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, 1952 से 1971। हाँ, एक सेकेंड, उस समय कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, विपक्ष बहुत मजबूत था। आज इनके पास पूर्ण बहुमत है और विपक्ष मुट्ठी भर है और इनको सब नहीं आती तानाशाही तरीकों से एक एक करके अध्यादेश में। अर्पिता जी, इसी संसद में अपोजिशन तो उसी का प्रतीक है कि आजाद हमने चलने दिया पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, क्यों बौखला रहे हैं, क्यों बौखला रहे हैं? आप सांसद नहीं रहे, अब आप सांसद के अंदर चर्चा नहीं कर सकते, आपकी राज्यसभा ले ली गई है। हमारी तारीफ आप ठीक से कर दीजिए हमारी पार्टी धन्यवाद। के भाजपा एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन थी, इसलिए हम कॉन्टेक्ट करना आपको करने दिया है। हमने आवाज कम करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पर करने दीजिए। ठीक है, अलका लांबा। अर्पिता जी, मैं फिर कह रही हूँ, उस समय विपक्ष बहुत मजबूत था और हमारे पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी 120 दिन सरकार चलती थी। इस समय सत्ता मजबूत है पूर्ण बहुमत के साथ और मुट्ठीबद्ध विपक्ष भी है, फिर भी 60 दिन क्योंकि सर्व सहमतियां नहीं है। कृषि कानून आपको मालूम है बीच कोरोना महामारी में चर्चा नहीं हुई थी इस संसद में, अध्यादेश लाकर थोपा गया था। ठीक उसी तरह 5 न्यायाधीशों की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर फैसला किया है, अध्यादेश लाकर आधी रात को से पलटा गया है। होना क्या चाहिए था, संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। अंग्रेजों की जो संसद की बात करते हैं वो अंग्रेजों के पैसों से नहीं बनी थी, वो भी देश के पैसे से बनी थी और आज भी वो धरोहर हमारी है। हम गर्व से कहते हैं कि वहां पर मनरेगा जैसे कानून, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड जैसे कानून लाकर इस देश को हरित क्रांतियां जैसे लाकर श्वेत क्रांति जैसे ताकत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी है उन्होंने दी। तो ये अपमान बार बार ये कहकर ना करें। अब मैं आती हूँ बीएसपी के उन्होंने कहा आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो 2022 तक तो वायदा था ना कि हर एक के पास अपना खुद का घर होगा। अब आपकी जरूरत की बात कर रहे हैं, संसद की जरूरत थी नहीं, जरूरत थी लेकिन उस पहली जरूरत सबको घर देने की थी ना, सबके घर पे सर पे छत आ गई। तो बात यह है कि जरूरत इसकी भी थी, जरूरत हर के घर हाथ में रोजगार की भी है, रोटी कपड़ा मकान आज भी जरूरतें हैं। 80 करोड़ लोग जब तक आपके सरकारी मुफ्त राशन पे निर्भर है, ऐसे समय पे बीच कोरोना महामारी में आपकी प्राथमिकताएं जो आपके घर की है, आप यहाँ नया समय नहीं लूंगा बनवा रहे हैं 10 सेकंड में, जफर इस्लाम 10 सेकंड में जवाब दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड, और भी लोग बोलने वाले हैं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी बड़ी चिंता हो रही है कि जिनके पास छत नहीं है उनको छत होना चाहिए। अरे ये चिंता तो हमने किया, आपने तो सिर्फ ऐलान किया, जैसे इनॉग्रेशन करते हैं उसका खत्म हो जाता है, शिलान्यास करके भूल जाते हैं कि भाई उसका लोकार्पण भी करना है, लेकिन हमने तो ये करके दिखाया है। जो गरीबों के जिनके पास छत नहीं है उनको घर देने का काम कर रहे हैं, जिनके घर में पानी नहीं है उनसे जल से नल से जल देने का काम करे, जहाँ बिजली नहीं पहुंची तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं, गैस स्टोव नहीं था तो गैस स्टोव देके दे रहे हैं। सर ये तू मैं नहीं, सर हमने ये किया तुमने कुछ नहीं किया, हर बार चर्चा इसी में अटक जाती है सर। हर अगर राजनीतिक दल ने किया होता तो आज देश जो है सर वो कहीं और होता। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में चूक रही है जिसकी वजह से आज हम हैं यहाँ पर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। ये रफ्तार और तेज हो सकती थी। रहिए जरा साथ। विशाल मिश्रा जी। जी हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी। अब ये जो चर्चा चल रही है नए संसद भवन को लेकर, उद्घाटन को लेकर, कितने घंटे बहस हुई, इन सब को लेकर, इन सब के पीछे के मर्म अगर हम देखें कि उसका मर्म क्या है तो ये जानबूझकर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी। उनका कहना था कि पहले हर अच्छी बात का विरोध होता है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। आपने कभी गौर किया, राम मंदिर की बात हो, प्रभु श्री राम के मंदिर बनने की बात हो तो किस प्रकार का विरोध, किस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, किस प्रकार के हलफनामे दिए जाते हैं। आज 21वीं सदी का नए भारत का, नए लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है तो किस प्रकार से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। आजादी तो हमें मिल गई, स्वतंत्र तो हम हो गए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने स्व का तंत्र बना पाए? क्यों नहीं 70 सालों तक जो सरकारें थी वो गुलामी के प्रतीकों से क्यों नहीं मुक्ति दिलवा पाई? स्व का तंत्र क्यों नहीं बन पाया?
पुराना संसद स्वतंत्रता के बाद भारत के आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो 21वीं शताब्दी का नए भारत का नया संसद भवन है, ये आत्मनिर्भर भारत का गवाह है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का। ये 21वीं शताब्दी के भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। उनको कंप्लीट करने दीजिए, हमें बोल लेने दीजिए। मैं किसी के बीच नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने तकलीफ होती है ना जब आप बोल रहे होते हैं, दूसरा बोलता है। मैं डिबेट नहीं करूंगा, तकलीफ होती है ना अलका जी, प्लीज। जब आप बोल रहे हैं कि मैंने दूसरे को शांत कराया, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर करना होगा। ठीक है विशाल जी, हो गया। ठीक है विशाल जी, अपनी बात कीजिए। ये 21वीं शताब्दी का जो नया संसद बन रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत का गवाह बन रहा है, जो भारत के 21वीं शताब्दी की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गीता के उस श्लोक को सार्थक करते हैं कि योगा कुरु कर्माणि योगा कर्मस्थ कौशलम। भगवत गीता में ही बात की गई है कि एक अधिष्ठान होता है जो शाश्वत सिद्धांतों पर होता है, और एक कर्ता होता है जो किसी मिशन को लेकर चल रहा है। आप देखिए राजनीतिक विश्लेषक, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि वही करता है जो ये नई बहस चल रही है, ठीक है सर, ये तो अब बहस पुरानी हो गई कि संसद का निर्माण होना चाहिए नया या नहीं होना चाहिए। सर आज की बात कर लेते हैं सर। आज अगर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन होना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, इस पर क्या नियम कहते हैं, इस पर क्या होना चाहिए? अर्पिता जी, जो लोग इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं, क्या वो भूल जाते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है? जब भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं ना, ये मोदी विरोध है। अरे ठीक है, आप विरोध करिए, ठीक है, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर जो नए लोकतंत्र का मंदिर है, उस पर आप इस प्रकार का डिबेट करते हैं। चर्चा हो रही थी, अभी हम नहीं जानते कि 2026 में जब परिसीमन हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर बैठने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है विशाल, आज भी अगर कीर्ति आजाद अपनी बात रख लीजिए। आ रही हूँ अलका लांबा, आ रही है उसके बाद कीर्ति आजाद जी बहुत देर से कुछ बोलना। ठीक है ठीक है विशाल मिश्रा जी, ठीक है सर, कीर्ति आजाद किस बात का विरोध? ठीक है अर्पिता जी, ठीक है अलका जी आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। कीर्ति आजाद, अरे संसद कोई ईंट गारे की इमारत नहीं होती। ठीक है विशाल जी, ठीक है सर, बहुत बताने की कोशिश। ठीक है सर, बहुत भावना। ये मैं कहना चाहता था, राजनीतिक विश्लेषण है या फिर मोदी जी के प्रवक्ता है, मुझे मालूम नहीं। इन्होंने कहा भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 85 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उसको खाना दे रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत है। अगर 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल 9 वर्षों में दे दी गई होती तो 18 करोड़ नौकरियां होती, और 5-5 अगर एक परिवार के देख ली जाए तो 80 करोड़ लोगों को वैसे ही आत्मनिर्भर हो जाते। लेकिन आप गरीब रखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं आदमी गरीब रहे, अनपढ़ रहे, और मैं उन लोगों को हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में करता रहूं और इसी में उलझा करके रखूं। तो यह आपकी आत्मनिर्भर भारत की विश्लेषण है, ये जो आप बता रहे हैं। दूसरा, अभी मुझे इतना तो मालूम था, हल्का फुल्का सुनते थे कि बीजेपी वाली 40% कमीशन की सरकारा है, लेकिन अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा कि वहां पर सीपेज हो गई थी, वहां पे क्रैक्स आ गए थे। मतलब सीपेज और क्रैक ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार ने 1300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब कितने कमीशन उसमें गए होंगे भगवान जानता है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है। मुझे ध्यान है 2G के समय, मुझे याद है कोलगेट के समय, मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम्स के समय, महीनों महीनों भर तक हमने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया था। स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट नहीं चलने देना, यह भी ऑपोजिशन का एक तरीका है अपना विरोध दिखाने का। तो आप किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं और किसको सिखाते हैं? आप जाके क्रैक और सीपेज देखिए, 40% की सरकार आपकी कर्नाटक में चलती रही और देश भर के अंदर भी वही आपने किया हुआ है। इसलिए दूसरे को आप मत सिखाइए। ये मुंह और मसूर की दाल ठीक नहीं लगती, इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। और ये आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, 85 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, गरीबी रेखा के लोग नीचे ज्यादा चले गए हैं, और ये आत्मनिर्भर भारत। मुझे शर्म आती है इस प्रकार से, जिस 2G के ऊपर, कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, जिस कोलगेट के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे, सवाल उठाए, जवाब ले लेती हूँ। लेकिन उसके बाद किसी विशाल के बारे में जी, कुछ नहीं सुनने को विशाल मिला। जी, अभी तक तो आप बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, अब रुक जाइए थोड़ा अपनी बारी में। इतनी देर धैर्य रख लिया, थोड़ी देर और रख लीजिए। जफर इस्लाम, कीर्ति आजाद जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए समय की मर्यादा रखते हुए बहुत कम समय लेकर हमने बोला था, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, चूंकि आप खुद एक पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं,
आप 2013 के जाके जो कैबिनेट नोट और जयराम रमेश जी ने जो प्रेजेंट किया था उसमें देखिए कि उस इमारत के बारे में क्या लिखा गया है, वो जरा पढ़ लीजिए। लिखा गया अनफिट, सीधे सीधे लिखा अनफिट। अगर वो बिजनेस वहां पर ट्रांजैक्ट नहीं हो सकते, पार्लियामेंट नहीं चल सकता है और उसके लिए अनफिट उसको करार दिया गया और नई बिल्डिंग बननी चाहिए, ये फैसला पिछली सरकार ने लिया था, ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। हमने तो उसको अमल में, इसलिए कि वो बात करते हैं, हम उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। जो जरूरत थी, देश की जरूरत थी, उसको हमने पूरा किया है और इस पे आपको भी गर्वान्वित होना चाहिए, हमें भी, और देश की जनता गर्वान्वित है। लेकिन इस तरह की बातें कहना पार्लियामेंट के इस पे ना तो आपको शोभा देता है, न वैसे और भी पार्लियामेंटेरियन अगर कोई ऐसी बात करता है तो उनको भी शोभा नहीं देता है। इसलिए कि आप हकीकत से ज्यादा वाकिफ है, बाकी जनता से ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आप बात करते हैं तो आप राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कोई काम किया है, ये बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस जहां इनको सूट करता है वहां पर ये कांग्रेस का नाम लेकर के 1300 करोड़ में सीपेज और क्रैक ठीक करवा लेते हैं। 1300 करोड़ का कितना कमीशन खाते हैं दुनिया जानती है। जहां इनको सूट नहीं करता वहां कांग्रेस को गाली देते हैं या विपक्ष को गाली देते हैं। जानकारी बोलने से पहले ठीक है अलका जी, ठीक है समझ अर्पिता जी, अरे मैं गरीबा में झांक रहा, आपको गरीबा में झांकना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या शोभा दे रहा आपको कहते हैं। जयराम रमेश जी ने जब प्रस्ताव रखा था तब देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन पे निर्भर नहीं रहना पड़ता था, ना अर्थव्यवस्था, ना रुपए का इतना बुरा हाल था, ना बेरोजगारी थी। प्रस्ताव था नए संसद भवन का। आपने कब नया संसद भवन बनाना शुरू किया? उसके समय की प्राथमिकता देखिए कि जब बीच कोरोना महामारी में ऑक्सीजन से लोग जूझ रहे थे, जान दे रहे थे, उस समय पर आपने 1200 करोड़ रुपया दरारें भरने के नाम पर एक नया भवन खड़ा कर दिया। तो ये कहना 1300 करोड़, अब ये कहना कि जयराम रमेश जी ने कहा था, ठीक कीर्ति आजाद जी ने इन्हें बेनकाब किया कि कांग्रेस ने कुछ कहा था इसलिए आप उसको आज बना रहे हैं, और ये कहते हैं कि 22 तक संसद भवन में और संख्या बढ़ेगी। अरे संख्या तो देश की भी बढ़ रही है। देश में कितने मकान बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए। आज जरूरत है कि अगर अलका जी अपना पार्लियामेंट बन रहा, उसमें आपको तकलीफ हो रही है। मकान बनाने हैं ना, पार्लियामेंट सबसे पहले क्यों बना दिया? प्राथमिकताओं पर आबादी बढ़ रही, आबादी बढ़ रही इसलिए पार्लियामेंट बना दीजिए। 1200-1300 करोड़ फूक डालिए उस पे। अभी तो प्रधानमंत्री का जो मोदी महल भी बनने वाला है, उसका उद्घाटन शायद हो सकता है राष्ट्रपति जी करेंगे, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी करेंगे। सुनने में तो है कि प्रधानमंत्री के घर से टनल निकलेगी पार्लियामेंट के। अब ये लोकतंत्र है, लोग अपनी बात करें। अम्बेडकरवादी है, वो ये कहते हैं अम्बेडकर जी की मूर्ति तक नहीं लगने दी इन्होंने नए संसद भवन में, और बाकी वीर सावरकर के जन्म दिवस पे गरीबी हटाने का नारा दिया था। ऐसा आदमी जो विवादित है, लेकिन अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। तुषार गांधी, महात्मा गांधी जी के पोते ने कह दिया है। रुक जाइए, आप 28 मई को उद्घाटन ही क्यों कर रहे हैं? आप संसद भवन का नाम जो है दमोह का सावरकर भवन करिए। लगातार बोल रही है, सुन नहीं पाएंगे आप। अलका जी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर पहुंच रही तो मेरा सवाल, ठीक है जफर इस्लाम जी सुन लिया, ठीक सर। जफर इस्लाम जी एक सेकंड। अलका लांबा जी मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार जब रही तो कितने उद्घाटन राष्ट्रपति ने किए, कितने ऐसे प्रोजेक्ट के उद्घाटन राष्ट्रपति ने किए, मुझे बताइए जरा। ऐसे कितने प्रोजेक्ट आए? संसद तो 2027 में बनकर अभी ही बना है ना। अब शौचालय का उद्घाटन, रेल को झंडी दिखाने का काम, नियुक्ति पत्र कुछ हजारों करोड़ों बेरोजगारों में कुछ हजारों को बांटने का काम तो राष्ट्रपति नहीं करेंगे ना। जो काम राष्ट्रपति का है आप नहीं उनसे करवाना चाहते हैं, आप उनका अपमान करना चाहते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। और देश की एक लोकतंत्र की आवाज आई है आप तक कि यह उद्घाटन देश की राष्ट्रपति महामहिम पहली नागरिक को करना चाहिए। आप स्वीकार करिए या उनका अपमान करके ठुकरा दीजिए। ये तो तानाशाह सत्ता के हाथ में है ना। इनको पार्लियामेंट में चर्चा करनी कब है? ये तो अध्यादेश थोपने में विश्वास रखते हैं। कृषि कानून अध्यादेश से थोपे गए, इस देश में नहीं थोपे गए। क्या हर्ष हुआ उसका? सड़कों पर आंदोलन हुआ कृषि कानूनों में, और इस तानाशाह सत्ता को बिना चर्चा करके लाए गए अध्यादेश के माध्यम से इस कानून को वापस लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा? ठीक है, ये नई संसद जो है इसकी दीवारें जो है वो गूंज उठेंगी अगर ये दोनों लोगों को रोक रही हूँ मैं। जरा विशाल जी से भी एक प्रतिक्रिया लेना है, और मलूक जी भी उतनी देर से कुछ कहना चाहते हैं। मलूक जी पहले आप बोल लीजिए, विशाल जी के पे जा रही हूँ। नहीं, मैं एक चीज तो पूछ लीजिए इनसे, ये तो पूछ लीजिए कि अभी घड़ियाली आवाज क्यों बाहर है? पूछ लिया, शुरू में पूछ लिया था जफर इस्लाम जी, शुरू में पूछ लिया था मैंने, पूछ लिया था सर। मेरा नंबर है भाई, जरा रुको। अरे दोनों लोग रुके, कांग्रेसियों प्लीज रुकिए ना।
अर्पिता जी ने रोको प्लीज जरा। हाँ ठीक है, नहीं अलका जी, बोलिए, आप बोलिए, नागर साहब अलका बोलिए। जी प्लीज रुको। अलका जी रुक जाइए, अर्पिता जी, आवाज कम कर अर्पिता जी, दीजिए अलका जी रोको की। जरा आप प्लीज। बोलिए। आप रुकिए जरा। देखिए अभी अलका जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में 120 दिन चलती थी, 1952 में 5 साल में 677 दिन चली ठीक है, है। रोक रही हूं मैं आपको। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है तस्वीरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं और गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हुए उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है। वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अलग जेस्चर यहां पर देखने को मिला। नरेंद्र मोदी की हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में दरअसल प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना और इसके लिए पापुआ न्यू गिनी वो पहुंचे हैं। उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है प्रधानमंत्री। तो सभी के साथ मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं आगे, उनका भी शुरुआत होना है। लेकिन इस सब के बीच वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, गर्मजोशी के साथ मुलाकात वहां पर हुई। एक तस्वीर हमने वो भी देखी, झुककर उनको प्रणाम करते हुए भी राष्ट्राध्यक्ष तस्वीरों में दिख रहे थे। आपने अगर देखा हो, पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। FIPIC समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेना है। और इससे पहले जो तस्वीरें भी आई अलग अलग जगहों से, चाहे वो क्यों ना बाइडेन से मुलाकात हो, जिसमें बाइडेन उनके ऑटोग्राफ की बात कर रहे हैं कि उनका क्रेज इस कदर है अमेरिका में कि वहां लोग उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और इस लोकप्रियता को देखकर वो ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं। फिलहाल जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके भी तय कार्यक्रम रहने वाले, 25 को वापस आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले FIPIC समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और इस वक्त वो वहां पर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत उनका हो रहा है। लोगों से वो मुलाकात करते हुए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा से पापुआ न्यू गिनी के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें उनके पहुंचने की ही है। और यहाँ महत्वपूर्ण ये यात्रा, उनके स्वागत के लिए लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। किन मायनों में ये भी कहा जा रहा है कि पापुआ न्यू गिनी की सरकार जो है वो अपनी परंपरा को यहाँ पर देखिए तोड़ते हुए प्रधानमंत्री का यहाँ पर वेलकम हुआ है, क्योंकि इस देश में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन भारत की जो अहमियत है उसको देखते हुए, उसको परखते हुए वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का फैसला किया। और ये तस्वीरें हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं। FIPIC समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। पहुंच चुके हैं, ये वहां की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस बीच प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे और नए गवर्नर से भी वो बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। किन मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए। इस बैठक में सभी 14 द्वीप देशों के प्रमुख जो हैं वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उस वक्त की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। FIPIC को 2014 में आपको बता दें मोदी की फिजी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन देशों की ये तीसरी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक एक तरीके से कही होने वाली है। 25 मई को भारत लौटने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे और यहाँ वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। तो उनके आगे का भी ये कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो हैं ये आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद आप किसी का इस तरह भव्य स्वागत नहीं करते, उन परंपराओं को तोड़ते हुए यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। और इस वक्त वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।